वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा कॉन्वर्सेशन, जहां हमारा फोकस है कि आप कैसे बाजार की सिचुएशन जैसी भी हो आप ज्यादा पैसा बनाते रहें। और इस पर हमारे साथ जुड़ते हैं एक दिग्गज निवेशक जो बाजार के जानकार भी हैं। तो अभी क्या चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर, शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन आते हैं जब लगता है ये क्या हो गया। कई एक्सपर्ट्स अभी निवेशक को रिटर्न को लेकर के थोड़ा सावधान होने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी सेलिब्रेशन के साथ साथ कॉशन वाला मोड भी ऑन है। तो क्या आने वाले समय में हमें शेयर बाजार से वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा 15 to 20% वाला? क्या हमें अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करने की क्या जरूरत हो गई है? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप आगे है आप वापस अच्छे दिन, यहाँ मौका है या धोखा? और अगर आप सिप करते हैं तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किन गलतियों से आपको बचना है और क्या करना है अभी? तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं हीलियोस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ दिनशा ईरानी जी। निवेश की दुनिया में 2 दशक से ज्यादा का लंबा अनुभव रखते हैं, मार्केट के कई साइकिल्स को देख चुके हैं, पैसा बना चुके हैं। आई एम श्योर पैसा खोया भी होगा लेकिन पैसा बनाया है अल्टीमेटली। दिनशा सर, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। आई वुड हैव लव्ड इट कि हम अगर फेस टू फेस स्टूडियो में बात करते, पर टेक्नोलॉजी हमें जोड़ रही है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू दिनशा सर। धन्यवाद प्रियंका जी, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। और शायद आपने मेरा 1 दशक कम कर दिया। एक्चुअली मेरा 3 दशक का तजुर्बा है इस मार्केट में। शक्ल से शायद इतना मैं वो नहीं लगता, एजेड नहीं लगता, लेकिन 30 years in market. Okay, so जितना समय मेरे करियर को नहीं हुआ उससे ज्यादा का तजुर्बा आपको है, so apologies for that. चलिए अब शुरुआत करते हैं बातचीत की। ईरान और अमेरिका की जंग, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द यूनिवर्स, और अब लग रहा है कि खत्म हो रही है। हॉर्मुज भी खुलता हुआ नजर आ रहा है, रुपया भी मजबूत हो रहा है, क्रूड कमजोर हो रहा है। इन फैक्टर्स को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ रिस्क अभी भी है या वर्स्ट इज ओवर जो मैंने कहा था? जी देखिए, रिस्क तो हमेशा रहेगा टिल डॉटेड लाइन पे साइन नहीं होता है। 60 दिन का अभी भी वक्त है जब अमेरिका नेगोशिएशन चालू है ईरान और अमेरिका में। लेकिन एनीवे मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है यहाँ पे, जस्ट मेरे नाम में एक ईरानी लगा हुआ है, अदरवाइज मुझे कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस एरिया में। बट एनीवे हैविंग सेड दैट, जो बड़ा ओवरहैंग था हमारी कंट्री के लिए वो तो यही था कि हाई क्रूड प्राइसेस, क्योंकि हम 5 मिलियन बैरल रोज के इंपोर्ट करते हैं, और जो भी जितना भी एक्स्ट्रा देना पड़े, आप सोचिए एक टाइम में हम $40 एक्स्ट्रा दे रहे थे पर बैरल, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारा एवरेज 65 था और हम 105 115 के आसपास दे रहे थे। तो आप सोचिए अगर जो 50 दे रहे हैं तो $250 मिलियन रोज के आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और पूरे महीने का वो आप सोचिए $7.5 बिलियन हो जाता था। तो काफी बड़ा झटका था। लेकिन आज की तारीख में 10 ही रह गए एक्स्ट्रा, दैट इज, तो पूरे साल का 18 बिलियन का हिट है। लेकिन जिस हिसाब से जोरों से गिरा है, हमें लग रहा है कि ये ओवरहैंग भी वेरी शॉर्टली निकल जाएगा। एक तो पहला वो ओवरहैंग था, और उसके चलते जो रुपये पे प्रेशर था, क्योंकि हम इंपोर्टर है, नेट इंपोर्टर जैसे मैंने बताया, और जैसे जैसे भाव बढ़ता है हमारे एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं हमारे डेफिसिट में। लेकिन आप सोचिए कि रुपये का प्रेशर जो रिलीव किया है, एक तो क्रूड ऑयल के चलते कम हो गया, और दूसरा जो मेजर ओवरहैंग हमारे फ्लोज का था, वो आई थिंक आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी हद तक बड़ी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है, इन द सेंस के एफसीएनआर बी में बैंक्स को रेस करने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। और दूसरा, आरबीआई ने बोला कि वो पूरे हेज के कॉस्ट लेंगे, तो बैंक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर आईएनआर में रेस करे कि डॉलर में रेस करे मनी। और तीसरा, उन्होंने कैप भी निकाल दिया है और लेवरेजिंग भी अलाउ कर दिया है बैंक को, मतलब दे कैन ऑफर अ लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स, और वो डिपॉजिट बढ़ सकते हैं। और तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई $50-60 बिलियन आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो विदहोल्डिंग टैक्स निकाला है G6 के ऊपर फॉर एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स, और कैपिटल गेन्स भी गिव अवे कर दिया वहाँ पे, तो वहाँ से भी आपको बॉन्ड इंक्लूजन वगैरह हो जाएगा, तो 10-20 बिलियन शायद वहाँ से भी आ जाए आपके। तो एक बहुत बढ़िया जो है वो हमने एक बेस ले कर दिया है इन टर्म्स ऑफ रुपी स्टेबिलिटी। और दूसरा, एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा ओवरहैंग था फॉर एफआईआई फ्लोज। और दूसरा जो बड़ा ओवरहैंग था हमारा ग्रोथ रेट था, जो कि सितंबर एक्चुअली से शुरू हुआ है। ग्रोथ रेट सितंबर 2025 के क्वार्टर से शुरू हुआ है ग्रोथ रेट वहां पे। लेकिन 2025 का क्वार्टर फिर भी आप
सवाल उठा सकते थे कि सितंबर 24 एक नेगेटिव क्वार्टर था, इसलिए आपका लो बेस था, इसलिए ग्रोथ रेट दिख गया। लेकिन दिसंबर में वो ग्रोथ रेट रहा, दिसंबर के क्वार्टर में, और मार्च में भी वो ग्रोथ रेट बरकरार रही है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि दिसंबर के क्वार्टर के बाद एफपीआई का फ्लो भी थोड़ा बहुत चालू हो गया था। फरवरी में पॉजिटिव फ्लो थे, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद नेगेटिव हो गए वापस फ्लोज। तो हमें कोई शंका नहीं है कि वो शायद एटलीस्ट जो सेलिंग है, जो जोरों की सेलिंग जो हो रही थी, वो एक बार थम जाएगी इंडिया में। फ्लोज की बात तो खैर नहीं, वे वो तो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में लग नहीं रहा है इतना कि यानी जोर का फ्लो जब है। खरीदेंगे तब खरीदेंगे, कम से कम बेचना तो रोके, और वहां आप स्लो डाउन देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओके, एक बात बिल्कुल। बताइए, आपने बताया कि सरकार ने दो अच्छे काम किए, एक एफसीएनआर डिपॉजिट को लेकर के जो चेंजेस किए, और दूसरा हमने देखा एफएआर रूट को थोड़ा एक्सपैंड किया है, और बॉन्ड्स और इन सब पर विथहोल्डिंग टैक्स को हटाते हुए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन दिनशॉ सर, इक्विटी को लेकर के एफआईआईज और एफपीआईज की जो चिंता है, वो कई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जब मैं बात कर रही हूँ, वो कह रहे रहने दो, इस पर बात ही क्या करना, क्या आप भी उसी मोड में चले गए, हम इस पर क्या बात करना। जो एसटीटी प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के सरकार हिल नहीं रही अपने स्टैंड से। जी देखिए, एक्चुअली जो सवाल हमेशा जब हम ये पिच करते हैं तो हमें सामने से यही सवाल पूछते हैं कि जब बड़े फ्लो आए थे तब भी तो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सब था, तो फिर फ्लोज क्यों आ रहे थे? तो हमारा जवाब तो यही है कि जब फ्लोज आ रहे थे तब ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया थी। 30% ग्रोथ रेट हो रही थी हमारी अर्निंग्स की। तो वो एक बहुत ही मतलब मार्केट को ऐसा क्रिएट किया था हमने कि एफपीआई इग्नोर नहीं कर सकते थे। आपको याद है टीना फैक्टर बोलते थे, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, जो फुल फॉर्म था टीना का, वो फैक्टर अप्लाई होता था इंडिया पे कि यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया डिस्पाइट ऑल दिस। तो लेकिन उसके बाद ग्रोथ रेट ना ही कम हो गई पर नेगेटिव भी हो गई थी, और अभी भी आप देखिए मिड टीम्स के आसपास ग्रोथ रेट चल रही है। उसके ऊपर जब वो पैसा विड्रॉ करते हैं तो टैक्सेस का इम्पैक्ट आता है। तो ऑब्वियसली हम तो यही बोल रहे हैं कि मॉनिटरिंग दे दीजिए, छोड़ दीजिए, मत निकालिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इस फेज के लिए जहां पे हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई है, उसके लिए एक मॉरेटोरियम दे दीजिए और ग्रैंडफादरिंग कर दीजिए फॉर मनी विच कम्स इन फ्रॉम हियर ऑन, कि उस पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेंगे। शॉर्ट टर्म भले रखें, कि एफआई कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता है, वो आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आता है। जब तक आता है तभी निकलता है बाहर, नॉर्मली आसानी से नहीं निकलता है इंडिया से बाहर। तो इसलिए अगर जो वो करते हैं तो एक बहुत बड़ा आपको फ्लो जो दिख सकता है वो दिख सकता है, क्योंकि एक्चुअली रीजन में भी आप देखें, और सब लोग यही बोलते हैं कि इंडिया बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन रीजन में जैसे कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, वहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। लाइक कोरिया में दो स्टॉक्स हैं, सैमसंग और इसके आइनेक्स, जो 50% वेट है इंडेक्स का। ये तो अगर जो आप स्टॉक निकाल दें तो वहां पे ग्रोथ रेट सिर्फ 9-1% के आसपास रह जाती है, जबकि इंडिया की ग्रोथ रेट 16-17% के आसपास है, और वैल्यूएशन दुनिया से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आज की तारीख में वो सस्ते दिख रहे हैं क्योंकि ये दो स्टॉक का पुल डाउन कर रहे हैं। सेम ताइवान का भी केस है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है एफआईएस के लिए। वहां पे भी 62% वेट है टीएसएमसी का अकेले का। उसको आप हटाए इक्वेशन से तो ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट रह जाती है, और वैल्यूएशन कोई 20 टाइम पे आ जाते हैं। तो इसलिए इंडिया के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दिस डाइवर्सिफिकेशन दैट वी हैव टू ऑफर, और वो आई थिंक एक बड़ा पुश हो सकता है बाय वे ऑफ शोइंग द वर्ल्ड कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। जो हमने किया डेट पे, हमने किया अपने एफसीआर 20 में किया, हमने दिखाया कि हम स्टेप्स लेने को तैयार हैं। यहाँ पे अगर जो हम ऐसा कोई छोटा स्टेप भी लेते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मॉरेटोरियम दे दिया 2-1 साल का, तो देखिए आप कैसे पैसे अच्छे आते हैं इंडिया में। ओके, अब बात करते हैं आपकी जो फिलॉसफी है हीलियोस की। मैं पढ़ रही थी एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग आप लोग फॉलो करते हैं, और 8 फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जिससे आप गुड स्टॉक पर आपका फोकस रहता है। तो ये गुड स्टॉक कैटेगरी पे क्या आता है? और एलिमिनेशन में आपने टेक को और आईटी को बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दिया है अपने पोर्टफोलियो से। आईटी जो है कहीं ना कहीं, अब हम देख भी रहे हैं, आपने अभी कोरिया का एग्जांपल दिया, कोरिया का देखिए इस हफ्ते ही जो क्रैश था कितना भारी पड़ रहा है। सो ये आईटी से दूरी रहेगी अभी। तो एक्चुअली प्रियंका जी, जो एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है उसमें हम गुड स्टॉक सिलेक्ट ही नहीं करते, हम पहले बैड स्टॉक रिजेक्ट करते हैं।
मतलब खराब स्टॉक्स निकालते हैं। और एक्चुअली ये प्रियंका जी लाइफ की फिलॉसफी है। लाइफ में भी अगर जो मैं आप किसी से पूछूं, किसी आदमी से कि आपको ये आदमी पसंद है, क्यों पसंद है, तो शायद वो आपको यही बोलेगा कि क्योंकि ये आदमी कभी पाप नहीं किया है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, कभी किसी से मारपीट नहीं करता है, कभी गाली नहीं दी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स जो नहीं है उसमें, वो सारे बुरे फैक्टर्स हैं। बुरा ना होने से ही आप भला बन गया है। तो वही स्टॉक मार्केट में भी है, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है ये, कि आप पहले रिजेक्ट कर दो खराब फैक्टर्स में। आपको पता है कि वैल्यूएशंस खराब होते हैं, मैनेजमेंट्स खराब होती हैं, अकाउंटिंग खराब होती है, इंडस्ट्रीज खराब होती है, ग्रोथ रेट्स खराब होती, तो ये सब पे आप अगर जो रिजेक्ट करते रहे, जो आपके पास रह जाएगा ये 8 फैक्टर्स के बाद, तो वो, हम बोलते नहीं कि अच्छे स्टॉक है, हम बोलते बुरे नहीं है। मतलब अच्छे हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन डेफिनेटली कोई ऑब्वियस बुरा नहीं है। तो इससे आप जो ऑब्वियस मिस्टेक्स है जो मैनेजर बनाता है, जो करता है, वो ऑब्वियस मिस्टेक क्या होती है कि एक एक सस्ता है स्टॉक, तो उन्होंने ले लिया कि ग्रोथ रेट दिख रहा था, सस्ता था, ले लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये पहली चीज तो ग्रोथ रेट लंबे अरसे तक चलेगी कि नहीं। दूसरा, सस्ता है क्योंकि कोई अकाउंटिंग में घपला है जहां पे वो अपनी बैलेंस शीट कुकअप कर रहे हैं और उसके चलते आपको सस्ता दे। तो ये सब ऑब्वियस मिस्टेक्स निकल जाती हैं। जो हमारे 8 फैक्टर्स हैं, पहले 3 तो इंडस्ट्री रिलेटेड है। इन 3 को अगर जो मेरा स्टॉक क्लियर करता है, तो आप सोचिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसमें इंश्योर्ड है, टेलविंड्स है उसकी ग्रोथ की। दूसरे जो 3 फैक्टर्स हैं, जो अगले 3 फैक्टर्स हैं, वो हैं क्वालिटी रिलेटेड, मैनेजमेंट की क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्वालिटी, अकाउंटिंग की क्वालिटी। ये क्लियर कर दिया तो आप सोचिए कि हमारे स्टॉक ग्रोथ है बट क्वालिटी भी है। और लास्ट दो फैक्टर हैं वो है वैल्यूएशन वाले। तो ये 8 क्लियर हो गए तो आप में उसमें ग्रोथ है, क्वालिटी है, बट एट अ वैल्यू। इसीलिए जब भी हमें कोई पूछता है कि आप ग्रोथ चेस करते हैं कि वैल्यू चेस करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि नो, हम तो ग्रोथ एट अ वैल्यू लेते हैं। तो इसीलिए ये पूरी फिलॉसफी प्रूव्स टू दैट एक्सटेंट। और जो आपने आईटी की बात की, हमारे जो 3 फैक्टर इंडस्ट्री के थे, उसमें एक फैक्टर है डिसरप्शन। उसके बेसिस पे आईटी हमने रिजेक्ट किया, और वो डिसरप्शन है एआई रिलेटेड डिसरप्शन। शुरुआत में हम भी यही सोच रहे थे कि शायद एआई एड करेगा आईटी को, नया बिजनेस खड़ा करेगा आईटी के लिए। लेकिन जितना जितना हम मिलते रहे इंडस्ट्री के प्लेयर्स से, जितना समझते रहे, और ये तो हमने लास्ट जनवरी फरवरी में कॉल ले लिया था, मतलब 2025 की बात कर रहा हूँ, तभी हमने कॉल लिया था कि हमें आईटी से दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसरप्टर हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग मॉडल है हमारे आईटी का, जो फ्रेमवर्क है आज की तारीख में, जो 35 साल से चलता है, शायद ज्यादा ही, वो है नंबर ऑफ पीपल इनटू आवर्स पर पर्सन इनटू रेट पर आवर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल और आवर्स पर पर्सन दोनों में सवाल उठने वाले हैं कि चलते, तो इसलिए थोड़ा दूर रहे तो ही बेहतर रहेगा। एक बार ये मॉडल, नया मॉडल उभर के आएगा, एक रीसेट होगा, तभी आप देख सकते हैं इसको। और नॉर्मली आज की तारीख में जो लेजी मैनेजर्स हैं वो ये सोचते हैं कि वैल्यूएशन कम हो गए तो इसलिए आईटी लेना चाहिए। लेकिन हम यही बोलते हैं कि जो पास्ट वैल्यूएशंस हैं वो आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। पास्ट वैल्यूएशंस, एक ग्रोथ रेट एज्यूम थी उसमें 17-18% के आसपास, आज की तारीख में वो ग्रोथ रेट बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई है। वर्स्ट केस सिनेरियो में नेगेटिव हो सकती है और बेस्ट केस में सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट हो सकती है। इसलिए ये वैल्यूएशंस आर नॉट रिफ्लेक्टिव। एक नया रीसेट करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप ये सेक्टर देख सकते हैं। ओके, सो इससे दूरी आपकी। तो क्या आपको लग रहा है तिनशा सर कि एआई और टेक स्टॉक्स में जो हम हाहाकार देख रहे हैं, ये जो है ये एक बबल है, या एक यहाँ पे एक बिग रीसेट की तैयारी हो रही है, और इस रीसेट में पेन भी बहुत होने वाला है? बहुत पेनफुल होगा प्रियंका जी हमारे हिसाब से तो, क्योंकि पूरा जो हमारा मॉडल था, जो आईटी का मॉडल था, वो एक एम्प्लॉय पिरामिड पे बेस्ड होता था। जहाँ पे जो टॉप ऑफ द पिरामिड था वो टॉप मैनेजमेंट का हुआ करता था, मिडल ऑफ द पिरामिड था रिलेशनशिप का, और जो बॉटम था वो एक्चुअल था जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते थे। तो वो जो बॉटम था वो पूरे पिरामिड के लिए एक मार्जिन सेट करता था, मतलब मैनेजेबल मार्जिन सेट करता था। एआई के चलते ये बॉटम अभी श्रिंक हो रहा है, ये बॉटम की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसलिए जो मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट, वहां पे ज्यादा आपको वेट देना पड़ेगा। तो इसलिए आपका मार्जिन कंप्रेशन गिवन है। दूसरा मैंने बोला, सोचिए आप मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है और टॉप लाइन भी हाथ में नहीं हो रही है, तो आप सोचिए कितना पेन बाकी है यहाँ पे, रिट्रेंचमेंट का पेन बाकी है। सो इसलिए हमें लग रहा है कि बहुत ही पेनफुल सा रीसेट होगा, उसके बाद ही हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है।
ओके, सो अपने एलिमिनेशन के तहत क्या एलिमिनेट क्या ये तो समझ लिया है, अब ये बताइए कि युद्ध के बाद अब शांति की सुगबुगाहट है, ऐसे में कौन से सेक्टर्स आपको मजबूत लग रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को कमाई करवा सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो में उन्हें शामिल कर रहे हैं? जी, एक जो सेक्टर काफी टाइम से थोड़ा आई थिंक उभर के आ रहा था और अभी ज्यादा उभर रहा है बिकॉज ऑफ जनरेशन जी एंड अल्फा, वो है हमारी न्यू एज कंपनीज। एक्चुअली ये जो सेट हुआ था जब से डेटा सस्ता हो गया, मतलब आपको याद होगा जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो तीन की जो हमारी ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी जो हम बोलते हैं, जिसको इंडिया स्टैक जिसने बनाया है, वो वहां पे आप अगर सोचें तो ये हुआ एक्चुअली 2008 से चालू हुआ था, लेकिन एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ 18-19 में जाके, जब डेटा बहुत ही सस्ता हो गया एंड एवरी इंडियन आजकल मोबाइल फोन के बगैर कर ही नहीं सकता। बाय द वे, इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है डेटा का वर्ल्ड में। पर कैपिटा के हिसाब से तो हम बहुत ही ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड। आई थिंक 43-44 जीबी कुछ कंज्यूम करते हैं एवरी मंथ एज पर कैपिटा डेटा, विच इज वेरी ह्यूज। पर आप सोचिए कि ये इसके चलते जो नई इंडस्ट्रियां जो जन्मी है, नई कंपनीज जो जन्मी है, वो बहुत ही एक्साइटिंग कंपनीज है। वो हमारी न्यू एज कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज है, फिनटेक हो गए, फूड टेक हो गए, फिर ई कॉम, क्विक कॉम वगैरह, ये सब सारी आ जाती है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली हम ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि जो अगला आज की तारीख में तो जनरेशन जी है, और जो अगला अभी आने वाला इंक्लूड होने वाला अल्फा होगा, तो ये जो जी और अल्फा है, ये तो इसके बगैर जी ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे ग्रोथ रेट एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल रहेगी। इसलिए हम जब आपने मिड कैप स्मॉल कैप की बात की, तो एक्चुअली ये सेगमेंट में ही आपको ये स्टॉक्स दिखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में इतने नहीं होते। लार्ज कैप में आपको ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज दिखेंगी, आईटी दिखेगी, बैंकिंग फाइनेंस दिखेगी, पर ये जो न्यू एज वाली है वो आपको मिड और स्मॉल में दिखेगी। इसलिए जो ग्रोथ रेट आज की तारीख में मिड एंड स्मॉल में हो रही है, वो इनके वजह से ही इतनी बढ़िया ग्रोथ रेट आ रही है आज की तारीख में। सो इसलिए ये जो एडिशन है आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में काफी हद तक होते रहते हैं। ओके, सो यानी मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी हैं आप, और लार्ज कैप को आप थोड़ा एलिमिनेट कर रहे हैं क्या? जी, एलिमिनेट तो नहीं कर रहे, पर हमें ऐसे लग रहा है कि लार्ज कैप जो उनका काम था मेजर, जो संभालना पोर्टफोलियो को, वो अभी हो गया है। अभी वो दैट्स पर्पस हैज बीन सर्व्ड। आगे चल के हमें लग रहा है कि मिड और स्मॉल, क्योंकि सितंबर 25 से मैंने बोला ग्रोथ चालू हुई, आप मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट की अर्निंग्स ग्रोथ देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब 3-4 गुना है एज कंपेयर टू लार्ज कैप ग्रोथ। वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच नहीं है, स्टैंड अलोन आपको शायद महंगे दिखे, लेकिन अगर जो ग्रोथ रेट बिल्ट इन करते हैं, पीईजी जो बोलते हैं, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, उसमें सबसे सस्ता स्मॉल कैप होता है, उसके बाद मिड कैप आता है, और सबसे महंगा लार्ज कैप हो जाता है, क्योंकि लार्ज कैप में ग्रोथ नहीं है और पीईज उसके 16-17, जो ऐसे स्टैंड अलोन सस्ते दिखते हैं लेकिन ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल सस्ते नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये सेगमेंट आगे चल के, और बाय द वे एफआईएस का भी आप देखें, उन्होंने भले आपको जो सेलिंग दिखती है आपको लार्ज कैप में दिखती है, लेकिन अगर जो 2022 में आप देखते हैं उनके नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट दे हेल्ड, जिसमें उनका स्टेक 1% से ज्यादा था, वो 900 थे सिर्फ। 2000 मार्च 26 में वही स्टॉक 1300 के आसपास हो गए। तो 400 नए स्टॉक उन्होंने लिए हैं, और जहां पे भी उन्होंने अपना जो स्टेक या बढ़ाया है, वो सारे हाई ग्रोथ काउंटर्स है, और जहां बेचा है वो लो ग्रोथ वाले थे। सारे बैंक्स बेचे हैं, आईटी बेचा है, आई थिंक एशियन पेंट्स बेचा था, और ये सब आईटीसी बेचा है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, लो ग्रोथ से निकल के हाई ग्रोथ में आए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशंस। लो ग्रोथ वाले अभी भी लो वैल्यू पे हैं, हाई ग्रोथ वाले हाई वैल्यूएशन पे। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं सस्ता बेच के महंगा ले रहा हूं, उन्होंने देखा कि मैं लो ग्रोथ बेच के हाई ग्रोथ ले रहा हूं। आई थिंक वो ट्रेंड जारी रहेगा, इसलिए वहां पे भी जो नया पैसा आएगा, एक्टिव मनी आएगा, मुझे लगता है एफपीआई का, और वो हाई ग्रोथ सेक्टर्स में ही आने वाला है। ओके, अब मुझे ये समझाइए कि सितंबर, अगर हम 2024 से बात करें, जहां निफ्टी 50 वाज समवेयर अराउंड 26,277, ठीक है, उसके बाद ये जो पिछले 2-2.5 साल रहे हैं, बहुत फीके रहे हैं मार्केट के लिए। अब जब हम जून में बात करें तो 23,500 प्लस माइनस हम यहाँ पर हैं।
ये जो पूरा समय रहा, लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स रहे, परेशान हुए लोग, और अभी भी इन्वेस्टर्स को कुछ एक्सपर्ट्स, मार्क फेबर कह रहे हैं कि भाई हम एक करेक्शन 20% का इंडियन मार्केट में देख सकते हैं, और वो कैश और बॉन्ड में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो आप भी कहेंगे क्या इन्वेस्टर्स को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को रीसेट दबा दें और कम हो जी जाए एक्चुअली, ग्रोथ? हाँ नहीं, वो आपने बराबर, मैं वही बोला ना, 30% जो ग्रोथ पहले होती थी वो तो गई। वो अभी लगता नहीं है इस बेस पे आप इतना ग्रो कर सकेंगे। जैसे मैंने बोला कि लार्ज कैप में तो आपको ग्रोथ दिखेगी नहीं है। इनफैक्ट मार्च का क्वार्टर अगर जो देखें तो निफ्टी 50 की अर्निंग ग्रोथ 6% थी। जबकि मिड कैप 100 की देखिए तो आप 28% ग्रोथ थी, और स्मॉल कैप 100 की देखिए तो शायद 41% के आसपास कुछ थी। तो आप सोचिए कि वहां पे ग्रोथ रेट दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इसलिए हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे आपको इतना ओवरऑल मार्केट में। बाय द वे NSE 500 का आप ग्रोथ रेट देखें उस समय अर्निंग्स का, तो 15% ही था मार्च के अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो इसलिए हमें लग रहा है कि रीसेट तो आपको करना ही पड़ेगा, पर इतना कम भी मत कीजिए। मिड टीन्स काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ अगर जो दिख रही है आपको, तो आई थिंक मिड टीन्स बाजार चल भी सकता है, विच इज अ वेरी गुड हेल्दी मार्केट। बिकॉज आपको ये मिड टीन्स का रिटर्न जैसा आपको किसी और एसेट क्लास में शायद ना दिखे। एक हाथ में दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आपको कंसिस्टेंसी वगैरह इक्विटी में ही दिखेगी। तो इसलिए मिड टीन्स के आसपास 15-16 ऐसे टके के आसपास आपको अर्निंग ग्रोथ आराम से दिख सकती है यहाँ पे। और वही बाजार एनीवे एक फॉलो करता है अर्निंग्स ग्रोथ को, तो मुझे लगता है वहां पे भी शायद आपको उतनी ग्रोथ दिख जाए। दिलशद सर, जैसा मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा बनाएं, ऐसा ना वैसा, सिर्फ पैसे की बात है। तो ये बताइए कि अभी जिसको पैसा कमाना है, भले ही उन्होंने 2 साल, अभी 2-2.5 साल उनके जो पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न है, तो अब उसे क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से उन्हें क्या सलाह होगी? पैसा कमाने का क्या होगा तरीका, रिटर्न बढ़ाने का अपने पोर्टफोलियो में क्या तरकीब लगाएं? जी, पहली चीज तो ये है कि अगर जो आप फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं है, मतलब फुल टाइम आपका जॉब इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्लीज आप इक्का दुक्का शौक उठा के आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एक फुल टाइम जॉब होता है। इट इज़ नॉट अ हॉबी, इट इज़ नॉट अ टाइम पास थिंग। तो इसलिए आपको प्रोफेशनल मैनेजर्स के पास जाना चाहिए। अगर जो आपको नहीं करना है वो, तो आप म्यूचुअल फंड्स के पास जाइए, क्योंकि वो खुद ही इतने प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। तो इसलिए वो आपके पोर्टफोलियो आराम से चर्न करते रहते हैं, खुद ब खुद नए स्टॉक लेते रहते हैं, और जो एक्सपेंसिव लगते हैं वो बेचते रहते हैं। तो इसलिए वो एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। बहरहाल अगर जो आप एक रिस्क टेकर हैं, तो ऑब्वियसली आप मिड और स्मॉल कैप आप कोई भी फंड देख सकते हैं। हमारा तो बहुत बढ़िया कर रहा है वैसे। और अगर जो आप इतने रिस्क बड़े टेकर नहीं हैं, तो प्रॉब्ली फ्लेक्सी कैप एक बहुत बढ़िया जायरा होता है टू इन्वेस्ट। क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजर होता है वो काफ़ी फुर्ती से अपना पोर्टफोलियो चेंज करता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। हमारे केस में तो हम अभी मिड एंड स्मॉल ऐड कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप में, और लार्ज कैप का एक्सपोजर कम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो। दूसरा, नेवर गिव अप। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ऑब्वियसली बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त आता है, दोनों आते हैं। लेकिन अगर जो आप इंडिया की हिस्ट्री देखें, तो अच्छा वक्त हमेशा बुरे वक्त से 2 गुना ज्यादा ही होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर जो आप डटे रहेंगे, तो शायद रिटर्न आपका भी अच्छा ही होगा। ओके। और अगर कोई अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी के पास है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं ये लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों को आजकल आईपीओ फीवर भी, अब आईपीओस भी आने शुरू हो गए, आईपीओ की पाइपलाइन भी अब जो है जियो और एनएसई से जो है काफ़ी एक्शन में नज़र आ रही है। तो अगर किसी को लमसम निवेश करना है, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि पार्टली आप म्यूचुअल फंड में कीजिए और पार्टली आप आईपीओ में अगर कोई लगाना चाहता है? और अगर म्यूचुअल फंड में करें तो एक गो में कर दें, स्टैगर्ड वे में करें? जी देखिए, अगर जो आप हमें एक्चुअली आईपीओ का तो हमारा बड़ा क्लियर व्यू है कि शायद ही आपको, मतलब तेजी के बाजार में ही जब एक पॉप मिल जाता है आईपीओ में, लेकिन लॉन्गर टर्म आपको बड़ा कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है वहाँ पे। इसलिए हम इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं आईपीओ के। अगर जो आप देखेंगे, हमारा एंकर इन्वेस्टमेंट बुक बहुत ही कम रहता है। बड़े बड़े चुनिंदा स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं इन एंकर बुक। अदरवाइज हम ज़्यादा इतना प्रोलिफिक इन्वेस्टर नहीं है आईपीओ में, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आईपीओ आते हैं वो प्राइवेट इक्विटी वाला
ऑफलोड करने के लिए ज़्यादा लाते हैं देन एनीथिंग एल्स, तो इसलिए हम इतने कीन नहीं है। लेकिन अगर जो आप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे स्मॉल और मिड है, वहाँ पे तो हमें बड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है हमारा, लेकिन हम यही बोलते हैं सबको कि यही टाइम है आपका इन्वेस्ट करने का लमसम में। और अगर जो आप फ्लेक्सी देख रहे हैं तो देन वहाँ पे आप सिप और एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मिड एंड स्मॉल में तो मुझे लग रहा है कि यही मौका है, और जैसे जैसे क्वार्टर के नंबर आएंगे ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही होगा यहाँ पे। तो एसआईपी करने का ये समय है या एक मुश्त रकम यानी लमसम डालने का समय है, या दोनों समय है? जी, इस एसआईपी के लिए तो कभी कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। वो तो एक समझ लीजिए आप एफडी में डाल रहे हैं तो उसके चलते आप उसमें डाल दीजिए, मतलब एफडी जैसे रिटर्न नहीं होते, लेकिन शायद लंबे अरसे में उसके ज़्यादा ही मिलते हैं। इट्स मोर ऑफ अ सेविंग व्हीकल, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। पर लमसम अगर जो आप करना है, अगर जो आपको डालना है एक लमसम में, सिप तो आपको करना ही चाहिए, वो तो हर एक इन्वेस्टर को करना चाहिए, और एवरेज आउट करता रहते हैं उसमें। पर लमसम अगर जो करना है तो जैसे मैंने बोला कि हमें तो लग रहा है कि जो ये अगली रैली जो आएगी मार्केट में वो मिड और स्मॉल कैप को ही लेके आएगी, इसलिए बेटर टू बी इन लमसम इन देयर। फ्लेक्सी देख रहे हैं तो शायद आप एक एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जिसको बोलते हैं वो कर सकते हो, वो 3-4 मंथ्स और समथिंग। ओके दिलशाद सर, क्योंकि आप एसआईपी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और अभी इस साल सोशल मीडिया में भयंकर हमने वॉर देखी जिसमें हीलियोस के फाउंडर भी उलझते हुए नजर आए कि भाई सिप बढ़ती रही, सिप बुक बढ़ती रही, और इसीलिए जो है एफपीआई को एक एग्जिट रूट मिलता रहा। योर टेक ऑन दिस? जी देखिए, एक्चुअली ये बहुत ही गलत बात है। आप सोचिए जो कोरिया में आज की तारीख में हो रहा है, कोरिया में भी बाय द वे ये साल एफआईआईज ने रीजन में, एशिया रीजन में कोई 110 या 20 बिलियन के आसपास की सेलिंग की है। ओके, और ये इसमें से इंडिया की सेलिंग कोई 28 बिलियन डॉलर है, 28 या 29 बिलियन डॉलर है। कोरिया की अकेले की कोई 75-76 बिलियन डॉलर की सेलिंग हुई है कोरिया में, और वो मार्केट अभी भी ऊपर है। कल बाय द वे नीचे लिमिट डाउन था, मार्केट 10% डाउन था, उसके बावजूद ईयर टू डेट वो मार्केट ऊपर है। क्यों? क्योंकि लोकल इन्वेस्टर खरीद रहा है वहां पे, और लोकल इन्वेस्टर ग्रोथ देख रहा है इसलिए खरीद रहा है। बाय द वे आप सोचिए कि कोई भी मार्केट जो पूरा एफपीआई पे डिपेंड होता है वो उसकी कितनी दशा खराब होती है। आपको याद होगा 2008-9 जब एफपीआई बेचते थे हमारा मार्केट लिमिट डाउन होता था, और लेते थे तो लिमिट अप होता था। तो इसलिए हमें लगता है कि ये जो डोमेस्टिक जो अभी इन्वेस्टर की स्टोरी शुरू हुई है वो आई थिंक इज द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द मार्केट। और दूसरा, वो इतना नीजक रिएक्शन नहीं करता है। सिप बुक आप बोल रहे हैं, सिप बुक एक्चुअली ग्रॉस तो आपको दिख रही है कि पॉजिटिव रिटर्न, मतलब वहां पे पॉजिटिव, लेकिन नेट बुक इतनी बड़ी नहीं है। तो आई डोंट थिंक हमने कभी एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमने कभी एग्जिट प्रोवाइड किया होगा किसी को। हम तो सिर्फ वैल्यू देख के खरीदते हैं, और इसलिए जहां पे वैल्यू दिखता है वहां देखते हैं। उनकी सेलिंग अलग होती है एफआई की, उनका कोई फंड बंद हो रहा है या उनको निकलना है कंट्री से, तो वो तो डेस्परेशन में निकल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल वैल्यू सीकर्स हम लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है। ओके, सो गोल्ड और सिल्वर टॉक्ड अबाउट रहे हैं, पर अब जो है इसका आउटलुक थोड़ा सा, अब क्योंकि वॉर भी शांत होते हुए नजर आ रहा है, डॉलर मजबूत होते हुए नजर आ रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर रखने की सलाह देंगे? आपका भी कोई गोल्ड और सिल्वर फंड नहीं है वैसे दिनशा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम एक्चुअली कमोडिटी बिलीवर ही नहीं है। बाय द वे गोल्ड की अगर जो बात करें तो गोल्ड अभी सबसे बड़ा रिजर्व बन गया सेंट्रल बैंक्स के लिए। पहले यूएस टी बिल्स होते थे, अभी गोल्ड हो गया है। और प्लीज अंडरस्टैंड, जब ये एक रिजर्व करेंसी हो जाता है किसी बैंक का, तो इट बी ट्रीटेड एज अ रिजर्व करेंसी। जब बैंक को जरूरत होगी तो गोल्ड बेच के ही लेगा। जैसे सबने सोचा था कि ये जब लड़ाई शुरू हुई यूएस ईरान की, तो शायद गोल्ड में रिटर्न उनके बढ़ जाएंगे, लेकिन घटी गए, क्योंकि बैंक्स को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो गोल्ड बेच के ही लिया। और जब यूएस में, मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे ही यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक चालू होगा, अगर जो हुआ तो ये पहले बेचेंगे गोल्ड और वो लेंगे टी बिल्स, क्योंकि किसी भी बैंकर को नॉन यील्डिंग एसेट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए वहाँ की स्टोरी अभी रिजर्व करेंसी की स्टोरी हो गई। पहली चीज वो तो हेज अगेंस्ट वॉर, हेज अगेंस्ट अनसर्टनिटी, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वो अभी वर्क नहीं करेगा गोल्ड में। दूसरा, जो सिल्वर की बात की, सिल्वर एक्चुअली
सबसे बड़ी स्टोरी ये थी कि नई जो इंडस्ट्रीज आ रही है वो बिग कंज्यूमर्स है सिल्वर की, और प्रोडक्शन बड़ा लिमिटेड है क्योंकि इट्स अ बाई प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अ डिस्कवर्ड मेटल। तो इसलिए शायद जैसे डिमांड बढ़ेगा तो सिल्वर के प्राइस बढ़े जाएंगे, उसी चलते वो 140 के आसपास हो गया था। लेकिन जब भी आप किसी यूजर इंडस्ट्री से बात करते थे तो हमेशा यही बोलते थे हम सिल्वर यूज करते थे क्योंकि बहुत सस्ता था, लेकिन अब इतना महंगा हो गया कि सिल्वर यूजेज हमें कम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक टसल चालू है कि डिमांड इतनी ग्रो नहीं होगी जितनी लोग लगा के बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली ऑल्टरनेट्स फाइंड आउट होंगे, अलॉयज नए आएंगे, तो इसलिए हमें वहां पे भी इतना कंफर्ट नहीं है। राइट तो बिल्कुल सिल्वर के ऑल्टरनेटिव भी तलाशने उतनी तेज़ी से शुरू हो गए हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आखिरी सवाल है टू सम अप आवर इंटायर कॉन्वर्सेशन। अभी एट प्रेजेंट दिनशा सर, व्हाट इज़ क्या आपको एक्साइट कर रहा है, जो बात आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा जो है हो सकता है, जो आप इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को बताना चाहेंगे? और कोई ऐसी बात जो आपकी रातों की नींद उड़ा रही है, समथिंग जो कि आपको लग रहा है जो फियर है, तो एक फियर वाली बात बताइए और एक अच्छी बात बताइए जो आप इन्वेस्टर को बताना चाहेंगे, जो आपको लग रहा है ऐसा होगा। जी, अच्छी बात यही है कि आज की तारीख में हमारा लेबर पूल जो है, इंडिया का लेबर पूल दो तिहाई क्या 70% के आसपास कंट्रोल करते हैं मिलीनियल्स एंड जनरेशन जी। और इनका जो है सोचने का तरीका बहुत ही अलग है। प्री मिलीनियल जो मेरे ज़माने के लोग हैं, वो हमेशा सेविंग की बात करते थे। यहाँ पे सेविंग की बात होती नहीं है, यहाँ पे उल्टे खर्चे की बात होती है, और उल्टा लोन लेके जो खर्चा करना है वो भी होता है। लाइक आप सोचिए कि ये जनरेशन तो जी एन अल्फा काफ़ी हद तक अपनी छुट्टियों पे जाने के लिए लोन लेती है, तो हमारे टाइम में तो ये सोच भी नहीं सकते थे। तो ये एक बहुत बढ़िया है एज लॉन्ग एज यू कैन सर्विस दैट लोन, और ये ओवर स्ट्रेच नहीं करते अपने आप को। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, दिस इज व्हाट क्रिएट्स इकोनॉमीज, दिस इज व्हाट गिव्स बूम टू इकोनॉमीज। आप चाइना की बात करें तो 2000 तक चाइना में भी कंजम्पशन इतना नहीं था, लेकिन 2000 के बाद जब प्राइवेट कंजम्पशन किक इन हुआ, उसके बाद चाइना ने 20 गुना बढ़ गया, 20 साल में 20 गुना बढ़ गया उनकी इकोनॉमी। वही हमें लग रहा है कि इंडिया में हो सकता है आगे चल के, और सारी जो न्यू एज कंपनीज है वो पार्टेक करेगी इसमें। पहली अच्छी चीज़ तो वो है, और बुरी चीज़ यही है कि फॉर्चुनेटली बॉम्बे में तो आ गए मानसून्स, लेकिन ये लंबे अरसे तक चलेंगे कि नहीं वो एल नीनो के चलते। आई थिंक दैट इज व्हाट गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स। और धरने की बात यही है कि जो आईएमडी का फोरकास्ट था वो ये था कि अगस्त से इम्पैक्ट आएगा एल नीनो का। अगर जो वैसा होता है तो आप सोचिए कि अगला मॉनसून भी इम्पैक्ट हो सकता है। दो खराब मॉनसून कोई भी कंट्री नहीं ले सकती है, तो इसलिए 2 कंसेक्यूटिव मॉनसून अगर खराब हो गए तो शायद हमारे कंजम्पशन स्टोरी में एक क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। यही एक है जो मुझे स्लीपलेस नाइट्स देता है। राइटली सेड। सो ऐसा ना वैसा लोगों का पैसा तो बनता रहेगा ना, उसको लेके तो अभी चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, एल नीनो इज अ वेरी बिग फैक्टर, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला कि 2 साल भी चल गया तो मे भी एक और साल खराब रहेगा, लेकिन लंबे अरसे तक तो जैसे मैंने बोला इंडिया हैज़ टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो कोई उस पर कोई शंका नहीं है। तो वो जब होगा तब ऑब्वियसली द मनी ऑल्सो हैज़ टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इंडिया कमांड्स, जो आज की तारीख में नहीं है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो भी एक वे फॉरवर्ड है। थैंक यू सो मच दिनशा सर, आपने टाइम निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए। बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है आप लोग क्या सोच रहे हैं, और जिस तरह से आपने समझाया मिड और स्मॉल कैप टू आगे का रास्ता वही जा रहा है और आगे की तरफ देखना है, पीछे की बातें को छोड़ करके। थैंक यू सो मच दिनशा सर। धन्यवाद। ओके, सो आज हमारे साथ से दिनशा ईरानी, और इनसे हम समझ रहे थे कि अभी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से डायरेक्शन देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस कॉन्वर्सेशन से मदद मिलेगी। देखते रहिए मनी 9। आज के इस कॉन्वर्सेशन वाली हमारे इस शो में इतना ही। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।